नाज़रीन नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और मईशत और मैं हूँ असद काज़ी। नाज़रीन इस वक़्त मैं ये समझता हूँ कि जो भी मुआशी सूरत-ए-हाल है वो किसी से ढकी-छुपी नहीं है। लेकिन सियासी इस्तेहकाम लाए बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। ये तो अब आए रोज़ हम अपने हुक्मरानों के मुँह से ये सुनते आए हैं और अभी तक हम देख रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। अब नई आईनी तरमीम पास हो चुकी है 26वीं। अब उसके बाद क्या सूरत-ए-हाल देखते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक़्त चौधरी अमजद रब्बानी कारा साहब हैं और ये रूटीन में मेरे साथ होते हैं और आज जो हमारे नए गेस्ट हैं, वो सैयद लुकमान हाशमी साहब हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और पीएमएल नून को भी देखते हैं। तो हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आज हमने टाइम आपसे कुछ लिया है, देखते हैं क्या आपके पास जवाबात होते हैं। तनकीद तो हम रूटीन में करते रहे हैं और करनी भी चाहिए हमें, लेकिन कुछ मैं समझता हूँ कि दरमियानी सूरत-ए-हाल भी होती है। इस वक़्त जो आपको मसाइल फेस करना पड़ रहे हैं, ये पिछली गवर्नमेंट को भी करना पड़े थे। लेकिन ये है कि मुस्लिम लीग नून कम से कम पिछले 30-35 साल से इक़्तिदार में रही है। तो जितने मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हुक्मरानों के फैसले होते हैं वो नस्लें भुगतती हैं। अगर मुस्लिम लीग नून अपने साबका दवार में पॉजिटिव फैसले किए होते, तो आज हमारी मईशत वेंटिलेटर पे ना होती, हम आईएमएफ के चुंगल में ना फँसे होते। तो ऐसे बहुत से सवालात हम आम आदमी के ज़हनों में आते हैं। हमारा मज़दूर वो सड़कों पर है, हमारा किसान एहतजाज कर रहा है और इसके अलावा सरकारी मुलाज़मीन आए रोज़ एहतजाज करते हैं और बहुत से इश्यूज़ हैं जो हम आए रोज़ डिस्कस करते रहते हैं। तो हाशमी साहब मैं स्टार्ट आपसे ही लूँगा। सर क्या कहते हैं मुस्लिम लीग नून तजर्बाकार हुकूमत और इसके बाद गुड गवर्नेंस के दावे, लेकिन मैं देखता हूँ उनको कुछ नहीं है। सरकारी दफ्तरान में अफ़सरान से हम मिलते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, करप्शन का दौर-दौरा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे पहले तो काजी साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी और अपना नुक्ता नज़र पेश करने का मौका दिया। और ज़ाहिर-सी बात है कि अभी हम गवर्नमेंट में आए हैं, नून लीग की गवर्नमेंट जो स्टार्ट हुई है फ्रॉम फ़ेब टू ऑनवर्ड। चैलेंजेस ये नए नहीं हैं, ये हमें भी पता है जब से जो 2017 से मैं बात करूँगा, तो वो एक शेर के साथ मैं एक अपनी गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ करूँगा क्योंकि जो आपने एक तमहीद बाँधी है मुस्लिम लीग नून के हवाले से। तो वो एक शेर है कि वक़्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये जो डिज़ास्टर हमारी इकोनॉमी में जो आज हम फेस कर रहे हैं, हमें इसका बैकग्राउंड ज़रूर चेक करना होगा कि ये डिज़ास्टर स्टार्ट कहाँ से हुआ। इसमें एक फैक्टर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज़रूर है, लेकिन इसमें दूसरे फैक्टर्स भी हमें देखने हैं कि हमने इंटरनली ऐसे कौन से मामलात मिस हैंडल किए, जो आज हमें इस नहज पे हमारी मुआशरत और हमारी मईशत और हमारी सियासत इस नहज पे पहुँच चुकी है। बिल्कुल, मैं स्टार्ट करूँगी 2017 से जब हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को एक अदालती फैसले के थ्रू जो है वो निकाल दिया जाता है और वो हमारी इकोनॉमी का और हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का डाउनफॉल वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल उससे ठीक। पहले अगर हम पिछले 5 साल को हम देख लें कि 2013 से लेके 2018 तक ये जो मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट रही और उससे पहले 8 से 13 की जो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही। बेसिकली अगर हम उनका कंपैरिज़न भी करें तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि ये सारी इंस्टेबिलिटी किस तरह से क्रिएट की गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा मुल्क एक स्ट्रैटेजिक मुल्क है। इसमें बहुत से मुल्कों के मफादात मौजूद हैं। हमने बैक बिल्कुल, वक़्त बहुत से चैलेंजेस को फेस करना होता है, जो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। हमारे मुल्क का जो आम आदमी है, उसे अभी इस चीज़ का इदराक इतना ज़्यादा नहीं है कि उसकी एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो क्या हैं। वो बेचारा अभी भी दाल-रोटी के दायरे में घूम रहा है और उसकी ज़िंदगी उससे आगे नहीं बढ़ रही। मीनवाइल जो हमारे बैरूनी खतरात हैं, वो बढ़े, जिनमें बहुत सी जंगें अफ़गानिस्तान की जंग देख लें, दहशतगर्दी देख लें जो हमारे मुल्क में फैली। आप देखें कि लम्हा-ब-लम्हा हमारे चैलेंजेज़ चेंज हुए हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी को भी और हमारी पॉलिटिक्स को भी अफ़ेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, अब हम आते हैं कि नून ने कैसे फ़ैसले लिए हैं कि जो वेंटिलेटर पे चीज़ें आई हैं। 2017 से पहले जो कि अदालती फ़ैसले से पहले अगर आप मुल्क की मईशत देखें, तो हम ग्रेड 20 में जा रहे थे।
और ये सिर्फ हमारे मतलब के अंदरूनी दावे नहीं थे, ये इंटरनेशनल जो कि आपके इकोनॉमिक जो इदारे हैं, जिनमें मूडीज़ हो गया, जो कि दुनिया में माना हुआ एक जो फाइनेंशियल एनालिटिक्स जो है इदारा है, उसकी ये प्रेडिक्शन थी कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी इन द ग्रेट 20 फॉर द देयर इकोनॉमिकल स्टेटस के हवाले से। वो क्यों कहा ठीक है। गया था? क्योंकि सी का जो प्लान लॉन्च किया गया था, अगर वो उसके अकॉर्डिंग चलता तो 2022 में सी पैक आपका कंप्लीट हो रहा था। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे मुल्क में रहा है, वो हम री-इन्वेंटिंग द व्हील पे चल रहे हैं, कि हर जो भी सियासी पार्टी गवर्नमेंट में आती है, वो अपना पहिया तैयार कर देती है। वो ये नहीं देख रही कि यार अगर मुझसे पिछला वाला आधा पहिया तैयार करके गया है, तो मैं पहले उसकी तकमील करके उसको पूरा करूँ और फिर अपना एक नया जो है व्हील जो है वो इन्वेंट करूँ, ताकि जो हमारा वक़्त, हमारा पैसा जो उस पुराने व्हील पे इन्वेस्ट हुआ था, उसका साम्राज्य जो है वो अवाम तक पहुँचे। बिल्कुल तो एग्री कर रहा हूँ। रीइन्वेंटिंग द व्हील है सर, उस पॉलिसी ने बेसिकली हमारे मुल्क को पीछे धकेला है और इसमें तमाम सियासी पार्टियाँ और तमाम स्टेक होल्डर बराबर के शरीक हैं। क्योंकि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको रोका नहीं गया, बल्कि बिल्कुल। उसकी उसकी तरफ से सियासी मफादात गेन किए गए हैं और उससे इफ़ेक्ट कर गए हैं आम आदमी, जो रोटी के ओके, दायरे में घूम रहा है। चले जी। मैं इंटरनल इशू पे आ जाता हूँ। सीपैक का चले एक साजिशें हो गई हमारे खिलाफ और उस तरह उस मंसूबे को हम मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन अंदरूनी तौर पर भी हम बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिन पर हम काबू पा सकते थे। मसलन आईपीपीज, उसमें बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स थे जो मैं समझता हूँ कि किसी और मुल्क से या ओवरसीज पाकिस्तानी तो नहीं थे, लेकिन बैरूनी सरमायाकारी लोग कहते थे, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी थे। हमने उनसे कोई मुआहदा रिवाइज नहीं किया। साबका दौर में उसको मुआहदे को कम से कम फिक्स जरूर किया गया कि आप इसकी डॉलर की प्राइस फिक्स कर दें। अब आपके दौर में सुनने में आ रहा है कोई बातचीत हुई है और 5 आईपीपीस को निकाला भी गया है, लेकिन तब तक तो मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका था, इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी थी और इस टाइम कोई भी इंडस्ट्री दोबारा चलाने को तैयार नहीं है। बेशक ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आईपीपीज़ ने हमारी जो इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से अफ़ेक्ट किया है। लेकिन काज़ी साहब मुझे एक बात बताइएगा कि जो यूनिट आज आप ₹70 का खरीद रहे हैं, ये 2018 में जब नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी, 8 से ₹10 का था। तब भी तो यही आईपीपीज़ बिजली दे रहे थे ना। ऐसा क्या हो गया कि आपको वही ₹10 वाली चीज़ आज ₹70 में मिल रही नहीं, है, इसके डॉलर पीछे आईपीपीज़ का एक डॉलर नहीं नहीं महँगे नहीं, वजह। डॉलर स्टेबल नहीं हुआ ना। जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती गई उसका आपने देख लिया, उसका खमियाजा पूरी कौम ने भुगता है, वो रेट बढ़ गया। सर, इसमें सिर्फ़ डॉलर को आप कम जो है वो इल्ज़ाम दें, अपनी मुआशी पॉलिसीज़ को ज़्यादा दें। उसकी वजह ये है कि जब आपने मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि 2018 में यही आईपीपीज़, यही डॉलर आपका जो है 130-140 पे था और आपको बिजली 10 से ₹12 में मिल रही थी। तो ये डॉलर का रेट किसने बढ़ाया? नहीं तो हाशमी ये साहब, जब नौ फिर हम मुशर्रफ दौर से शुरू कर लेते हैं ना। मुशर्रफ जहां पर छोड़ के गया था, बल्कि 90s में चले जाएंगे। फिर ये तो फिर चेन है ना। हम कहते हैं कि नहीं, जरदारी और नवाज शरीफ के दोनों अदवार के अंदर, मतलब जो अब मुशर्रफ साहब के बाद का टाइम देख लेते हैं, उसके बाद ये दोनों पार्टियां थी। अब जो पीडीएम बैठी हुई है, ये वही पार्टी है ना। दरमियान में 3.5 साल पीटीआई के निकाल दें, तो मैं ये कहता हूं कि जी, आप जी। जैसे तजर्बाकार भी इन 2.5 साल में कुछ डिलीवर नहीं कर सके, तो इसका इसका इल्जाम तो फिर आपके ऊपर ही आएगा ना, किसी और के ऊपर तो नहीं। देखिए बात बड़ी आपने अच्छी की है कि अगर हम तारीख़ मैंने जो आपको बताया ना कि रीइन्वेंटिंग द व्हील हमारी हिस्ट्री तो है, उसका ख़मियाज़ा तो हम भुगत ही रहे हैं ना। तो जब हम्म। आपने सीपैक के जो आपने प्रोजेक्ट्स लिए थे, आपने वो प्रोजेक्ट चाइना ने फंड किए थे, वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए तो डॉलर तक कर्ज़े आप पे चढ़े, जो आपको ठीक। कर्ज़े देने थे। फिर आप उन प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करना पड़ गया आईएमएफ की तरफ से, जहाँ से आपने उनसे भी महँगे कर्ज़े लिए। अगर चाइना आपको 2% पे दे रहा था, तो आईएमएफ ने आपको 10 टू 12% पे कर्ज़े दिए, जो इकोनॉमी पे आपकी बोझ पड़े। ठीक। अब अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट सी पैक को फ्रीज़ ना करती, वो पॉलिसीज़ कंटिन्यूटी में चलती और जो भी टारगेट्स थे वो अचीव हो जाते, तो आपकी इकोनॉमी एक डिफरेंट शेप में होती। आज नहीं, के ये टारगेट्स ये अचीव ये हो। ये आजमी साहब इल्जाम आते हैं। मैं ग्वादर के ऊपर रेगुलर प्रोग्राम करता रहा हूँ। जितना इन्वेस्टर पंजाब से गया हुआ ग्वादर में, बलूचिस्तान में, वो सारा परेशान था और उनको ये लगता था कि पीडीए दौर में डेवलपमेंट हो रही थी और उनको ये लग रहा था कि अब हम ऑपरेशनल कर देंगे बंदरगाह को। लेकिन
फ्रीज वाली बात होती तो ये जितना भी सीपेक के रूट्स हैं वो अभी तक कंप्लीट ना हुए होते, और फिर उसी दरमियान में चाइनीज इन्वेस्टमेंट होती रही, डैम्स बनते रहे। तो कुछ चीजें हैं जिसको हम मिक्स कर देते हैं, काम होता रहा लेकिन स्लो कह सकते हैं आप। जी, जी, मैं अर्ज़ करूँ कि वो सिर्फ़ हम ग्वादर सिटी की बात नहीं करेंगे, सी पैक में बहुत सारे इंडस्ट्रियल ज़ोन थे। देखिए, सड़क तो आपने बना दी, तो फैक्ट्रियाँ लग रही थी जहाँ पे आपको मुलाज़मत मिलनी थी, जहाँ से आपकी प्रोडक्शन होनी थी, जहाँ से आपने एक्सपोर्ट करनी थी, जो पैसा कमाने का आपका ज़रिया था, वो सड़क से तो नहीं आना ना सर। सड़क के साथ इंडस्ट्रियल ज़ोन जो नहीं बन पाए, जहाँ जिसको फ्रीज़ किया गया क्योंकि चाइनीज़ इंडस्ट्री नहीं लगी ना, उस प्रोजेक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से चाइना ने यहाँ इंडस्ट्री भी लगानी थी, सऊदी अरब ने यहाँ एक प्रोजेक्ट मुझे याद है जो एबटाबाद में वहां पर इंडस्ट्रियल जोन था, वहां पर नई इंडस्ट्री लगाने के लिए स्पेस ही नहीं बची थी, तो वो मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हुई क्योंकि जो वहां पर कास्ट थी, प्रोडक्शन कास्ट वो बढ़ गई। इतनी महंगी बिजली के बाद तो आप कोई भी फैक्ट्री नहीं रन करना चाहेगा। जी, जी। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चीज़ें स्लो हुई हैं। इसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स भी था, इकोनॉमी जो हमारे इकोनॉमिकल चीज़ें भी थी, वो भी थी। अब हम अगर आगे बढ़े इस मामले को लेके, चीज़ें अब बेहतरी की तरफ आना शुरू हुई हैं। और आप देखें कि महँगाई में बतदरीज कमी आ रही है। अभी मैं 2 दिन पहले ही देख रहा था, एक न्यूज़ जो है वो खबर आई है हमारे जो इदारा शुमारियात ने जारी की है। जी, जी। उसने उसने जो है वो 16% जो है वो इन्फ्लेशन रेट को कोट किया है, हाँ, जो मोर मैं दैन इस 25 मैं इस पे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऑन ग्राउंड पहुंचता हूँ, यकीन जाने जिन लोगों की इनकम पहले 50,000 थी, उनकी इनकम रुक गई तो उनकी बाइंग भी खत्म हो गई। महंगाई में कमी नहीं आई, लोगों की बाइंग पावर ही खत्म हो गई है। मैं दर्जन अंडे ले रहा था तो मैं अब 2 अंडों पे गुजारा कर रहा हूँ। तो मैं जब डेली 2 लीटर दूध ले रहा था तो मेरा 1 पे गुजारा हो रहा है। तो बाइंग पावर ही खत्म हो गई, तो महंगाई नीचे आनी, क्योंकि डिमांड तो कम हुई है, सप्लाई उसी तरह है। आप ये देखिएगा कि जो हमारी पाकिस्तान की जो महँगाई के फैक्टर्स हैं ना, वो बड़े बड़े डिफरेंट हैं। मैं क्योंकि कुछ मेरा बैरून मुल्क भी रहने का तजुर्बा है, कुछ मैं 8 साल पाकिस्तान से बाहर भी रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा जैसे दूसरी इकोनॉमीज़ को भी स्टडी करने का थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है कि वो कैसे वो अपने मुल्क चला रहे हैं। हमारे यहाँ एक चीज़ की प्रोडक्शन नहीं है, हमारी इकोनॉमी डिफरेंट जो प्रोसेस पे डिपेंड करती है। मतलब आप देखिए कि अगर तेल ₹1 बढ़ा है, तो साथ ही अंडा भी बढ़ जाएगा, साथ ही किराया भी बढ़ जाएगा, साथ ही सब्ज़ी भी बढ़ जाएगी और बिल्कुल। साथ ही डिफरेंट चीज़ें बढ़ जाएगी। सिर्फ़ एक कमोडिटी महँगी होती है और उसके साथ ही 25 कमोडिटी बहुत महँगी हो जाती चले है। आगे बढ़ते हैं। हम अपने आप को कहते हैं ये एग्रीकल्चर मुल्क है। मेरे रेगुलर जी, किसान जी। टाइम पहले भी चलते रहे, मैं अब भी कर रहा हूँ। यकीन जाने किसान पिछले 2 ढाई साल से रो रहा है। पहले उसकी खाद महँगी हुई, फिर उसके बाकी अब डीज़ल पेट्रोल तो महँगा होता ही रहता है। लेकिन अब तो इतनी महँगाई होने के बाद जब उसकी फसल पकी तो उसको वो मुआवज़ा ही नहीं मिला। तो मुझे बताइए, अब आप आगे क्राइसिस देख रहे हैं? मैं तो देख रहा हूँ, गंदम का किसान काश्त ही नहीं करेगा। इस दफ़ा उसको उसकी कीमत नहीं मिली। चावल वाला भी रो रहा है, बाकी भी रो रहे हैं। तो जब एक एग्रीकल्चर मुल्क अपनी एग्रीकल्चर को ही सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो सर फिर हमारी सारी मेहनत बेकार है। देखिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी थोड़ी चेंज की है। गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग की है कि अगर बजाय इसके कि हम गंदम महँगी बाय करें, हम किसानों को फैसिलिटेट करें एग्रीकल्चर में। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा ट्रैक्टर स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है किसानों के लिए। उनके किसान कार्ड दिए गए हैं जिनसे उनको कर्ज़े मिलेंगे, जिनसे उनको हेल्प की जाएगी। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का डेफ़िनिटली इदराक है और वो ये चाह रहे हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। बजाय इसके कि महँगी गंदम खरीदी जाए, क्यों ना वो पैसा उसकी प्रोडक्शन पे जब वो जी, 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 एग्रीकल्चर मैं उसकी यहीं पे जब आपको वो लाना चाह रहा था। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम होगी? वो जो खाद डालता है, उसकी खाद सिर्फ़ ब्लैक में मिली और उसने मजबूरी में डाली। अगर हुकूमत चाहती, क्योंकि खाद के अंदर तो कोई रॉ मटीरियल ऐसा नहीं जो हम इम्पोर्ट करते हैं। यकीन जाने किसान रोता रह गया कि हमारी खाद सस्ती कर दें। उसमें एसिड, डीसी पूरा माफिया इन्वॉल्व था और हुकूमत टस से मस नहीं हुई और उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। किसान के पैसे पूरे नहीं हुए, मर गया किसान। आपकी बात ठीक है, किसानों को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मेरा ख़्याल है कि जिस तरह मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर-ए-आला पंजाब जो हैं वो चीज़ों को टेक ओवर कर रही हैं। अभी तो उनको पूरा साल भी नहीं हुआ
और चीज़ें उन्होंने जो है वो जिसे कहते हैं कि टारगेट कर ली हैं कि उन्होंने अपने क्या-क्या गोल्स एग्रीकल्चर के हवाले से और अपने पंजाब के हवाले से कौन-कौन सी पॉलिसीज़ डेवलप करनी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अगर उन्हें 1 साल बाद एट लीस्ट हम 1 साल का उन्हें टाइम दें, तो फिर हम उन पे ज़रूर डिस्कस करेंगे कि तो पंजाब के मेरे लिए साथ पार्टिकुलरली तारा उन्होंने साहब भी मौजूद हैं, अगर वो तारा साहब आपके ज़हन में कुछ सवाल आता है तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि एज़ ए पोस्ट भी तो आप फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तज़िया तो आपसे बाद में ले लेंगे हम। भाई साहब, मैं क्योंकि आज लुकमान हाशमी साहब हमारे गेस्ट हैं, तो मैं भी चाहूंगा कि मेरे भी क्वेश्चन इनसे ही हों और हमसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा हासिल करें। जी, ठीक है। अच्छा, मैं बेसिकली लुकमान साहब किसी भी गवर्नमेंट से आज तक सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैंने भी इतना अरसा देखा है। मैं नून लीग से मायूस हुआ, मैं पीपल्स पार्टी से मायूस हुआ और पीटीआई से भी मायूस हुआ। वो इसलिए मायूस नहीं हुआ कि इन्होंने गवर्नमेंट अच्छी नहीं की, गवर्नमेंट इन्होंने अपने लिहाज से बहुत अच्छी की, लेकिन मैंने कहा, मैं एक चीज सोचता हूँ कि स्वाय सड़कें बनाने के, पुल बनाने के, इन्होंने कौम को क्या दिया? क्या बहैसियत कौम ये क्यों नहीं, एक कौम क्यों नहीं बना सके? और अवाम को ये वो सहूलियात क्यों नहीं दे सके जो ये नारे लगा के आते हैं, वो कभी फुलफिल नहीं करते। ये सिर्फ अपने आके तो पैसा बनाते हैं, पुल बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं जिसमें इनको किकबैक्स मिलते हैं, वैसे बाहर से मुआहदे करते हैं। तो क्या आपके लीडर्स के जेहन में कोई ऐसी बात, 3 टर्न्योर आप गुजार चुके हैं, चौथा आपके पास है, तो क्या आपके लीडर के जेहन में ऐसी कोई बात नहीं आती कि यार हम बहैसियत एक हुक्मरान होने के इस कौम का कुछ बनाएं, कौम को खड़ा करें, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई पुल नहीं बनाया था, कोई सड़क नहीं बनाई थी, आपने एक कौम बनाई थी। तो लिहाजा आप लोगों ने कोई कौम नहीं बनाई। क्या अब कोई ख्याल करेगी नून लीग आपकी, उनको कोई आप मशवरा देंगे कि इस प्लेटफॉर्म से कि जी कि आपको बस कौम बनाने की कोशिश करें? जी, बहुत शुक्रिया कायस साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि 3 टन्योर जो है वो नून लीग गुज़ार चुकी है और चौथा टन्योर उसका है। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि कौन-सा टन्योर नून लीग को पूरा करने दिया गया है? जब भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब गवर्नमेंट में आए हैं, तो उनको गवर्नमेंट पूरे बगैर किए ही निकाल दिया गया है। कभी इन अवामिल पे भी हम ज़रा गौर करें, तो हमें फिर एक इन बातों का जवाब मिलेगा कि आपको मैं एक जॉब 5 साल के लिए अलाउ करता हूँ कि जी 5 साल आपने ये काम करना है। और कभी मैं आपको 2 साल बाद कहता हूँ नहीं जी आप जाएँ, कभी मैं आपको 2.5 साल बाद कहता हूँ नहीं जी आप जाएँ, कभी मैं आपको 4 साल बाद कहता हूँ नहीं जी आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप जाएँ। तो फिर जो आपने मुझे 5 साल बाद मैंने अवाम को एक अपनी रिपोर्ट कार्ड जो पेश करनी थी कि भई 5 साल मैंने ये कारकर्दगी दी, मुझे तो मौका ही नहीं दिया गया। नवाज़ शरीफ साहब नहीं, के साथ इस हमेशा सॉरी, यही मेरी हुआ। बात सुने, मेरी बात सुने। इस खिलवाड़ में, ये इस खिलवाड़ को किसने रोकना था? ये आप लोगों ने रोकना था ना, अवाम ने तो नहीं रोकना था। अवाम का तो एक काम था आपको वोट दे के मुंतखब करके ले आते। अब ये जो खिलवाड़ हो रहे थे, या चाहे अदालती हो रहे थे, चाहे आपको किसी डिक्टेटरशिप के जरिए हो रहे थे, तो ये किसने रोकने थे? आप लोगों ने कोई ऐसे इकदाम किए कि आप स्टेबिलिटी के साथ गवर्नमेंट कर सकते? चले, मैं कहता हूं कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है। आपने चलो 2-2.5 साल भी मिले, 2-2.5 साल में आपने स्वाय पुलों के और सड़कों के क्या ऐसा काम किया जिससे कौम को फायदा हुआ? जरा मुझे इस चीज का जवाब दे दें। काज़ी साहब, देखें, पुल और सड़कें रफी साहब। किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए, लोगों की मुलाज़मतों के मौक़ों के लिए बहुत अहम है। हमें सबसे पहले तो इस चीज़ को हमें कंसिडर करना पड़े। कोई भी चीज़ आज अगर आपको थोड़ा मौका मिला हो शाहदरा के ब्रिज पे जाने का और शाहदरा चौक से गुज़रने का, और अगर आपको मौका मिला हो बंद रोड से जाने का, आपको पता होगा कि लाहौर से आप घर से बाहर नहीं निकलते थे सिर्फ़ इसलिए सोच के कि यार मैंने आधा पौना घंटा तो सड़क पे फँसना ही फँसना है। आज तो आप ब्रिज लुकमान साहब पार देखें, टाइम कम है, मेरी बात सुने, इस चीज को जस्टिफाई ना करें, पुलों को जस्टिफाई ना करें। पुल बन गए, ठीक है, वो वक्त की जरूरत थी, वो बन गए, वो आपने अच्छा काम किया, आई सलूट यू। मुझे ये बताएं कि मेरे मेरे बच्चों के लिए, मेरे मेरे जो अपना उनकी सेहत के लिए क्या किया, उनकी तालीम के लिए क्या किया, उनके उनको पानी मुहैया कर सके, आप उनको बिल्कुल। अच्छी जिंदगी दे सके, इसके बारे में बात करें ना। कि उसको छोड़ दे, सड़कें बन गई, आपने बहुत अच्छा काम किया, उसका आपको रिवार्ड भी मिल गया, आपके पैलेस भी बन गए, आपके आपके जनाब जो फॉरेन फंडिंग है वो भी आपकी बड़ी खूब है, आपको टीटियां खूब लगी उसमें, आपने खूब कमाया, उसमें आपने पूरा पूरा फायदा लिया है। मैं कहता हूँ मेरे फायदे के लिए नून लीग ने क्या किया, आप नून लीग के स्पोक्स पर्सन है, आप ही मुझे बता दें ताकि मैं कल को आपकी वकालत कर सकूं।
देखिए कारी साहब, बात सादा सी है कि जो अवाम से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो हमने ज़रूर डिलीवर की हैं। सबसे पहले तो जब आप 2013 से 18 का टेन्योर देखें कि महँगाई को हमने किस लेवल से शुरू किया और कहाँ तक ले आए। आप सिर्फ़ एक चीज़ को देख के अगर तनकीद करेंगे, तो वो फिर मेरा हिसाब है कि मेरे ख़्याल से नाइंसाफ़ी होगी। साहब हमें आप हमें कल की बात भूल जाती है, आप नहीं सालों सर, पीछे नहीं याद कोई करवाया आप करिए। गिनवा नहीं सके ना आपके पास। चले नहीं 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 चले सर, ऐसे देखें आप डंडी ना मारे थोड़ा सा सर। टाइम सर शॉर्ट मुझे है। 2-3 चीजें गिनवा देना, टिप्स पे गिनवा नहीं दे। नहीं नहीं वो नहीं वो देखिए, ये अगर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर होते तो हम लाजमी से पूछ लेते। अच्छा हाशमी साहब, दो चार चीजें ऐसी हैं, पीडीएम गवर्नमेंट बन गई, सदर आपने जरदारी साहब को बिठा दिया, इन्होंने यकीन जाने ईरान से गैस पाइपलाइन का मुआहदा किया और हमें उम्मीद चली थी कि चलें अब हमारी लोड शेडिंग नहीं होगी सर्दियों में। इस दफा तो गर्मियों में भी लोड शेडिंग हुई है गैस की। और फिर वो जो हमारी खादों वाली फैक्ट्रियां थी, इंडस्ट्रियां थी, कहते हैं उनको हम गैस फराम करते रहे, लेकिन खाद भी महंगी होती रही। तो सर वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं है। माफियाज जो हैं वो हर जगह फायदा उठा लेते हैं, और वो माफियाज हुकूमत में भी होते हैं, वो बिजनेस क्लास में भी होते हैं, और उसे अवाम बेचारी रुलती रहती है। देखिए जी, गैस का मसला ये नया नहीं है। ये गैस मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि इस फील्ड से काफ़ी अटैच थे। हम 2008-9 की बात बता रहा हूँ। जब जी जी इससे भी पहले जब जनरल मुशर्रफ ने सीएनजी के स्टेशन जो हैं वो अलाउ किए और धड़ाधड़ जो है सीएनजी स्टेशन खुले। तो तब ही जो इकोनॉमिस्ट थे और जिन्होंने फोरकास्टिंग करनी थी, उन्होंने बता दिया था कि पाकिस्तान में जिस बेदरीग तरीके से सीएनजी के स्टेशन खोले जा रहे हैं, तो वो गैस आपके पास उतने रिसोर्स नहीं है जितनी आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान ईरान की गैस पाइपलाइन का ताल्लुक है, तो वो आपको भी पता है कि आपके पास अभी ये कैपेसिटी नहीं है कि आप इंटरनेशनल सैंक्शंस को फेस कर सकें। वो ऐसे कंट्रोवर्शियल मुआहदे जिन पे दुनिया के तमाम स्टेक होल्डर्स के जिससे उसका पूरा इकोनॉमिकल सिस्टम जो है वो बैठ जाए। ओके तो ओके पाक ईरान जो गैस ओके, अब बात पाइपलाइन है समझ उसमें आ कोई गई शक कि नहीं है, वो अभी आपने पाकिस्तान के लिए ठीक हो गया, बात समझ आ गई। लेकिन अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाते हैं और हमें जुर्माना हो जाता है, जैसे हमें इससे पहले रेकोडेक में बकिया में हुआ है, तो वो फिर कैसे हम अपनी जेब से पे करेंगे? आपने देखा होगा कि अभी पाकिस्तान के साथ ईरान के तिजारती ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं। हमने आपस में अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ की है। तो पाकिस्तान ईरान को कंपनसेट कर रहा है इन टर्म ऑफ उसकी नीड के मतलब हवाले से। हमारे पाकिस्तान हमारे बिल्कुल ताल्लुकात बहाल हैं, और उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि वो हमें इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाए। अब चलें हम वापस आ जाते हैं। सर, सेहत, तालीम, रोजगार देना बुनियादी जिम्मेदारी रियासत की, यकीनन इसमें नाकाम दिखाई देती है। तालीम, मैंने अभी बहुत से टीचर से इंटरव्यू कर चुका हूँ, बेचारे सड़कों पर रोल रहे हैं, और जो सरकारी स्कूल है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। हमारा लोअर मिडिल क्लास तबका सर वो सरकारी स्कूलों में ही जाता था, हमने तो वो भी सहूलत छीन ली। कहाँ हम सेहत तो छोड़ ही दें, लाइनों में लगे होते हैं, पहले हेल्थ कार्ड था, अब तो हमें वो भी नजर नहीं आता। देखें काजी साहब, बात ये है कि जो स्कूल्स की आपने बात की है, वो स्कूल आउटसोर्स वो वाले स्कूल हो रहे हैं जिनके बिल्डिंग्स तो मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे तालीम की सहूलियात मौजूद नहीं है। वहाँ पे या स्टूडेंट्स इतनी तादाद में नहीं है या टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो गवर्नमेंट की एक लायबिलिटी है। तो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि इन स्कूलों को आइडेंटिफाई किया जाए जिनका स्ट्रक्चर अवेलेबल है, लेकिन वो अवाम के इस्तेमाल में नहीं है। तो ये इकोनॉमिकली डिसीजन लिया गया कि उनको आउटसोर्स करके, जैसे हमारे आज काफ़ी प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे जा रहे होंगे, उनकी बिल्डिंग्स बहुत छोटी-छोटी हैं। लोगों ने अपनी कोठियों में स्कूल बना के छोटे-छोटे स्कूल के तहत जो है वो मामला चल रहे हैं। तो अगर उसी उसी स्ट्रक्चर को आप ब्रॉडर वे में ले जाएँ और वही फीस जो आप दे रहे हैं, ये प्राइवेट लोगों के लिए फैसिलिटी है ना जी। गवर्नमेंट के लिए तो वो वही स्कूल रहेगा जो वो जा रहा है। अभी वो स्कूल ऑन बोर्ड करने का फैसला किया गया है हाजी जो कि साहब, हाजी साहब, मरियम नवाज की इस टाइम जो भी कारकर्दगी है, मैं उससे 100% मुतमईन नहीं थे, लेकिन उनकी उनकी कोशिश है कि मैं बेहतरी लाऊं। वो इदारों में जा रहे हैं, उन्होंने पाबंद किया कि सुबह 10 बजे आप तमाम सरकारी अफसरान अपने दफातर में हूँ, मुझे कहीं नजर नहीं आया। पुलिस महकमा उसी तरह करप्शन अरूज पर है। फिर दूसरी अहम बात यह है कि जो आप बातें कर रहे हैं, अगर तो ये वाकई एनजीओ को देना, तो आप ओपन नीलामी कर दें, आप बता दें। आपके इस टाइम पूरे के पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ चेन्स हैं, बड़े बड़े इस टाइम ग्रुप्स हैं जो उन सरकारी स्कूलों को टेक ओवर कर सकते हैं, और वो एक स्टैंडर्ड मुतय्यन कर दें, बल्कि सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट में भी, कि ये फिक्स रेट है, आप इसके ऊपर ज्यादा फीस नहीं ले सकते। अब माफिया
बिल्कुल आजाद हैं। किसी ने 5,000 फीस रखी है, किसी ने 10,000 रखी है, किसी ने लाख रुपए रखी है, वो पूछने वाला नहीं है। जब आप सब्जी का रेट फिक्स कर सकते हैं तो बकिया जगह पे भी सिर्फ मरियम नवाज ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर ले, इनको अपनी ड्यूटी ईमानदारी करने का पाबंद कर दे कि ये अपने ईमानदारी से करनी है, तो यकीन जाने आपके आदम मसाइल चंद माह में हल हो जाए। भाई साहब मैं आपको एक चीज बताऊं, पता है क्या, मेरी बात सुने, 1 मिनट लुकमान साहब, मैं मेरी बात सुने। इंतजामी ढांचा जो पंजाब का है ना, वो पूरे पाकिस्तान का ही ले ले, पूरे पाकिस्तान का इंतजामी ढांचा जो है ना वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। जो रहती कसर थी ना वो इन्होंने आके निकाल दी है। नहीं, लेकिन अब मैं देखिए, कहना चाह रहा हूँ, 1 जनवरी से गवर्नमेंट जॉब बात चाहे तो इस वक्त पूरी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सकती है, पूरे निजाम को स्टेबल कर सकती है। एलडीए, आप तो रेगुलर एलडीए जाते हैं, एक इदारा भी बेहतर हो सकता है, तो यकीन जाने उनकी कारकर्दगी के ऊपर एक हम कहेंगे कि हम गुड उनको के निशान देंगे कि भाई आपने कारकर्दगी दिखाई है। तो अगर एक इदारा भी ठीक नहीं होता तो फिर तो मैं समझता हूँ ना कि वो नाकाम दिखाई देती हैं और उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इदारा कैसे ठीक होगा, पता है कि आप नहीं, ये जवाब बात आप ना दें, ये आशमी साहब से कर लेते हैं, मेरे पास आखिरी हमने तो क्लोज करना है। चलें जी, आशमी साहब बताएं। अभी जो मैंने पहले भी इस चीज को मेंशन किया है कि मरियम नवाज साहबा का ये पहला टेन्योर है। अभी उन्हें आए हुए 6-8 महीने हुए हैं और सबसे पहली उनकी प्रायोरिटी यही है कि अवामी चीजों को खुद से वो चीजों को प्रोवाइड करें, उनको सुपरवाइज करें और सिस्टम डेवलप हो रहा है। डिजिटाइजेशन की तरफ वो जा रही हैं हर चीज को लेके, ताकि वो खुद डाटा को खुद ऑब्जर्व करें। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि जो फील्ड हॉस्पिटल उन्होंने लॉन्च किए, लाखों लोगों ने उसमें इलाज करवाया और उनका डाटा डेली उनके पास जा रहा है, ठीक है? और फील्ड हॉस्पिटल का मैंने खुद भी तजर्बा किया है, खुद भी जाके मैंने ऑब्जर्व किया है, लोगों को वहाँ पे फ्री मिल रहे हैं, दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, डॉक्टर्स वहाँ पे फ्री हैं और उनके एक्स-रे वहाँ पे फ्री हैं और ये दूर-दराज इलाकों के लिए ये फैसिलिटी दी जा रही है, जिनमें कि ये कैपेसिटी अस्पतालों में मौजूद नहीं है। तो नहीं, कहने का मकसद ये माजरत के साथ मेरी बात सुन लें, हम वो साफी हैं जो ऑन ग्राउंड होते हैं और मैं तनकीद के लिए नहीं कर रहा। मुझे अभी मैं वो आपको रिपोर्ट्स भेज दूंगा, हमारे एक साफी दोस्त हैं और आए दूर दराज से हैं। सर्फिस हॉस्पिटल में 2 माह का टाइम मिला और पेशेंट की हालत इस तरह नाजुक है, वो किसी भी टाइम उसकी डेथ हो सकती है और वो पेन से नहीं जान छूट रही। मतलब ये है कि पंजाब में लाहौर तो शहर नहीं है, बाकी जगह भी आप बड़े बड़े हॉस्पिटल बना सकते हैं। अभी मेरे नजदीक यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो कैंसर हॉस्पिटल ऑलरेडी बन चुके हैं। बनाना तो आप किसी सूबे में किसी और बड़े शहर में बना दें, लेकिन लाहौर को फोकस ना रखें। दूसरी अहम चीज ये मैं आपको मशवरा दूंगा, मरियम तक लाजमी पहुंचाइएगा। देखें आप अटैच हैं और हमारी जिम्मेदारी है। इस वक्त आपकी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटी नहीं है। साबका दौर में सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह था कि सिटीजन पोर्टल था, लोग कंप्लेन कर सकते थे। अभी आप भी लाइव सेशन कर लें, आप ट्विटर पे आ जाएं, कहीं पे आ जाओ, शिकायत के अंबार लग जाएंगे, आप उनको हल कर लें। हर बंदे को आप डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा लोगों को मसाइल क्या है, वो मसाइल आप फौरी उसके ऊपर नोटिस लें। और मरियम नवाज एक एक्शन के ऊपर मेरे ख्याल है वो रातों रात मसला हल हो सकता है, लेकिन शायद उस तरफ तवज्जो नहीं है। यकीन शजरकारी मुहिम शुरू हुई, 2 दिन में खत्म हो गई। अभी मेन रोड मेरे सामने है, उसके ऊपर 4 दिन दरख्त लगते हैं, उसके बाद पानी नहीं मिलता। कोई भी इदारा अपनी ड्यूटी देने को तैयार नहीं है। सिर्फ जिम्मेदारी लगा दी जाए तो हर चीज बेहतर हो सकती है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन एक बात तो आप ये भी बताएं ना कि एक जो सूबे का लीडर है, उसने डायरेक्शन देनी है, पॉलिसी बनानी है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं न कहीं डाउन जो वर्ड्स है वो होनी है, जो नीचे हमारे अफसरान मौजूद हैं, जिनकी अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब अगर वो ये काम नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट का काम पॉलिसी देना होता है, फैसिलिटेशन देना होता है, गवर्नमेंट वो कर रही है। माजरत ना करें, सीएम पूरा कंट्रोल होता है, इस टाइम चेयरमैन एलडीए भी है। मैं कहता हूं सरकारी मुलाजमीन की एसीआर को अवाम के साथ मुंसलिक कर दे। पहले तो यह पेपरलेस टेक्नोलॉजी ले आए, हर चीज मेरा नादरा में जाता हूं, मेरा ऑनलाइन सिस्टम हो जाता है ना। ऐसे बहुत से इकदाम आते हैं जो मरियम नवाज 1 माह के अंदर इंप्लीमेंट करवा सकती है। यकीन जाने अगर मैं मुआवजना करूँ ना मोहसिन नकवी का चंद साल का मुआवजना, तो उसकी कारकर्दगी बहुत तेज थी, बहुत बेहतर थी। तो मरियम नवाज को भी चाहिए कि ऐसी चीजें जो उस दौर में हो रही थी, चले पीटीए को फॉलो ना ही करे। मोहसिन नकवी को तो चीजें देख सकते हैं ना, वो एक सहाफी था, उसने देख लिया और वो चीजों को ऑन ग्राउंड खुद जाके हल कर रहा था। तो अभी भी आपकी चीजें ऐसी हैं, तरक्याती काम करें। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, ना मुखालफत करता हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि इस वक्त वसाइल की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। तमाम एसीज डीसी जो दफ्तरों में बैठे हुए हैं, वो सिर्फ फील्ड में निकल कर चीजें देख लें, यकीन जाने आपकी गुड गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी।
असल में काजी साहब पता है क्या बात ये है कि मरियम तक ना कोई चीज पहुंचाना नहीं चाहता, उसके आगे सामने कोई आर्गू नहीं करता, उसको जाके बताते नहीं, सिर्फ खुशामद करते हैं। अब खुशामद करने से काम तो नहीं चलते। अब बात यह है कि ये इन जैसे हाशमी साहब जैसे जो लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो जिनकी उनकी तक रसाई है, इनको चाहिए कि ये जाके ये चीजें बताएं कि ये अवाम की आवाज है, ये लोगों को ये चाहिए, लोगों ये चाहते हैं, आप ये इस तरह काम करें तो इस तरह काम होगा। सोशल मीडिया का काम है, ये सोशल मीडिया एक्टिविटीज है, ये सारा कुछ करते हैं। चलें, अब मुझे नहीं समझ आती कि प्रोग्राम ये का क्यों नहीं कर रहे हाशमी साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आशमी साहब माशाल्लाह आपने बड़े तफसीलन जवाब दिए और मुदल्लन दिए। मैं तो कहूंगा कि आप जैसे कुछ और भी इस तरह एक्टिविस्ट आए, सामने आए और अपना जमात की तर्जमानी तो करें ना हुकूमत की। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये डिबेट होगी तो ऐसी चीजें हम डिस्कस करेंगे जिसकी तरफ आप तवज्जो देंगे। देखें, हमारा काम तनकीद नहीं है। मैं कभी कभी मैं साहब का भी चेयरमैन जो एलडीए थे उनको भी कहता था कि हम आपको बहुत सी चीजें बताएंगे जिनको आप मशवरा होता है, हम तजावीज भी दे सकते हैं और ये तजावीज आप लोगों से डायरेक्टली भी ले सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ले सकते हैं। ऐसे मरिए बॉक्सेस लगा दे जहां आवाम अपने जो मसाइल हैं वो आपसे बयान करे और आप उनको चंद दिनों के अंदर हल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इक़्तिदार है और वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ठीक कर दें तो यकीन जाने आपकी गुड गवर्नेंस की लोग मसाले देंगे। थैंक यू। चलें नेक्स्ट एक और सेशन रखेंगे आपको। कोई आप आखिरी बात करना चाहते हैं, हम क्लोज करते हैं। जी, आपकी तजावीज़ का बहुत शुक्रिया और जहाँ तक हम भी कोशिश करेंगे कि ये बात जो है वो हमारी सीएम तक ये सारे आपके मुतालबात पहुँचे और हमारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि हम हर गुज़रते दिन के साथ पंजाब की आवाम के लिए जिस कदर बेहतर पॉलिसीज़ बना सकें वो हम लेके आएँ। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया कायर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपके ज़हनों में कोई सवाल आता है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर हाशमी साहब को एक और प्रोग्राम इनवाइट करेंगे और फिर उसमें इनके कुछ सवालात के जवाबात लेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शेर का बच्चा, आओ जी, आजा। इकबाल साडा कबड्डी चैंपियन। हाउ आर यू? कमाल बॉडी बिल्डिंग चैंपियन। ओ ये लो जी लड्डू खाओ जी लड्डू। ओ ना 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 मना नहीं करते, खाओ 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 खाओ। आराम से आराम से। अरे मेहमान को रुलाएगा क्या? लेकिन पहले तुसी ਇੱਥੇ खड़े हो। इनसे मिलिए। ए जी मेरी भैन है, इन्हां दी मां।